कहते हैं, हमने ये किया, पॉल्यूटेंट्स का डिस्कशन हमारा शुरू हुआ था, ठीक है, और हमने सारा कुछ वो पढ़ा था जो बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स है। तो मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबी चौड़ी आपको कहानी नहीं सुनाई थी, और बाकी बुक में अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी मिल जाती हैं चीज़ें। तो देख Okay. लेना ऐसे ही, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये सब कुछ हमने किया था, ठीक है। अच्छा, देन वी कैन Okay. मूव टूवर्ड्स कि क्या पढ़ाना था मुझे आपको पढ़ाना था। यस, तो एक्चुअली तो मुझे आपको पढ़ाना था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ भी है। बट जस्ट अ Hmm. क्विक शॉर्ट रिव्यू कि Okay. इसमें हम ये बनाते हैं कि हमारे पास क्या हो, NH3 हमें बनाना है, राइट। तो अगर हम NH3 Hmm. बनाते हैं तो हमें ये बात पता होती है कि वी यूज हेबर बॉच प्रोसेस। ये वो लेवल्स की Right. हमें नॉलेज है, राइट। ठीक है, हेबर बॉच Hmm. प्रोसेस हम क्या करते हैं, हेबर बॉच प्रोसेस बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यहाँ पे आके थोड़ा सा चैलेंज होगा। तो दैट वुड बी N2NH2 and that forms 2NH3 and that's an exothermic reaction, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हम चीजें याद रखें। अब क्वेश्चन इज कि हम क्या करना चाहते हैं। देखो, इंडस्ट्री में अगर मैंने फैक्ट्री लगाई है लेट से अमोनिया गैस बनाने की, तो मेरा क्या मकसद होगा। मेरा मकसद होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूँ, ठीक है ना। ज्यादा Hmm. से ज्यादा सेल करने का मतलब ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, और बनाऊं भी इस तरह से कि सबसे ज्यादा सस्ता पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ कंडीशन सेट करते हैं यहाँ पे, कि वो कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि दिस प्रोडक्ट दैट्स द अमोनिया गैस हियर इज अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज एज सून एज नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस, अमोनिया अगेन decomposes to form nitrogen and hydrogen gas. That means I want to ensure that ammonia is there and it stays there for a longer time, so that I can proceed with the packaging and all, and it doesn't get decomposed before even delivering to the right person. So what are those conditions? So temperature is kept at 450 degrees Celsius. Then catalyst, they are used iron or iron oxide as a catalyst used. Then we have a very high pressure of 150 degrees Celsius, sorry, 150 atmospheres to 200 atmospheres. ठीक है, ये कंडीशंस रखी जाती हैं। These conditions are ensuring maximum yield of the products. Okay. अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि मैं अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनके अलावा किसी कंडीशन पे भी बना सकता हूँ, बट इससे मुझे मैक्सिमम पॉसिबल अमोनिया मिलता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, दो तीन बातें यहाँ पे थोड़ी सी समझते हैं, रिकॉल करते हैं कि इसके अलावा क्या तरीका है कि मैं और ज्यादा नाइट्रोजन और अमोनिया गैस, सॉरी अमोनिया गैस बनाऊँ। तो अदर पॉसिबल ऑप्शंस आर, आई कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अब नाइट्रोजन हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर, हमें कोई मेहनत Hmm. करने की जरूरत ही नहीं है। वी नो इट के एयर में नॉर्मली 70% to 75%, कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है, तो हमें कोई टेंशन इसकी Hmm. होती नहीं है वैसे। इसी तरह से अगर हमें फिर भी और भी जरूरत पड़ जाए तो हम इसके फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कर लेते हैं। अब नोट करो, थोड़ा सा याद करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कूलिंग प्रोसेस करते हैं, राइट। Right. प्रोसेस करते हैं, तो दोनों कर सकते हैं, एसेंशियली हीटिंग भी कर सकते हैं, कूलिंग भी कर सकते हैं। तो एयर लेते हैं, ठीक है, एयर को ना इतना ठंडा करते हैं कि एयर हो जाती है बिल्कुल कूल, तो लिक्विड एयर होती है। और इसका क्या टेम्परेचर होता है, इट इज एट -200 डिग्री सेल्सियस, कूल कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको एक बड़े से कंटेनर में लेके जाते हैं। उस कंटेनर में क्या होता है, एज वी अलाउ एयर टू मूव इन दैट कंटेनर कंटेन्स डिफरेंट सेक्शंस एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे एयर आती है -200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लिक्विड है। तो हल्का सा उसको हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर होता है -199, इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट टू गैस, तो इट राइजेज अप बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फिर इस सेक्शन में टेम्परेचर होता है -198, फिर इस सेक्शन में टेम्परेचर, Hmm. ये काम याद है आपको, आप पेट्रोलियम के लिए करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही बस में Yeah. डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, -198 है, देन -183 होता है,
सो -198 डिग्री सेल्सियस वाले वो जो कंपार्टमेंट होता है, वो जो सेक्शन होता है, वहां पे हमें क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर वो और ऊपर चले जाते हैं तो -183 पे हमें मिल जाती है ऑक्सीजन गैस, -180 पे मुझे मिल जाती है आर्गन गैस, जो कि एयर के अंदर मौजूद है। तो दैट्स हाउ वी एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन। ठीक है। और हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन करते हैं? हाइड्रोजन बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू वाटर, H2O, सॉल्ट वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो अब वो भी हमारा पुराना काम है, अगर हमें याद हो। H2O को अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक दे दें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। हाइड्रोजन वुड बी एट कैथोड और ऑक्सीजन वुड बी एट एनोड। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें बेसिकली सॉरी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। देन इनको 1:3 के रेशियो में कंबाइन करते हैं। यहाँ आते हैं वापस इस इक्वेशन में, देखो यू सी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो रेशियो क्या है? 1:3। इस प्रोपोर्शन में हम इन्हें मिक्स करते हैं। देन व्हाट वी हैव इज अमोनिया गैस। तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा तादाद में नाइट्रोजन लेके आएंगे, ज्यादा तादाद में हाइड्रोजन लेके आएंगे, तो ओवरऑल क्या होगा? ज्यादा तादाद में अमोनिया गैस भी। अब आते हैं 2 या 3 और मजीद चैलेंजेस में। सबसे पहले तो व्हाई डू वी यूज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट दे बेसिकली आर नॉट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, दे ओनली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखो इट्स लाइक इसको समझाने का जो सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है वो ये कि लेट्स से आई एम स्टैंडिंग इन माय किचन एंड आई हैव स्विच्ड ऑन द स्टोव, ओके, बट आई हैव नॉट लाइटेड दैट अप, so gas would be there, right? But gas won't start burning unless I ignite that. So very important part Right. is the reaction is being withheld. It can happen at any time. Obviously, it's not safe to be, in a kitchen with full of gas. It's highly not recommended. But agar wo hai, Yes. it can explode at any moment, right? So idea is Mm. रिएक्शन कैन हैपन, कंबशन हो सकता है किसी भी वक्त, बट वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको नहीं मिली है अचानक से ना। जैसे ही उसके इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां जमा हो जाएंगे या इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कभी भी फट जाएगा, कभी भी वहां पे सारा कुछ कंबशन शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम जैसे ही स्टोव ऑन करते हैं वैसे ही मैच स्टिक या वैसे ही लाइटर रख देते हैं वहां पे, सो दैट देन एंड देयर उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए, और देन एंड देयर वो कंबशन स्टार्ट हो जाए, तो हमें नजर आना शुरू होता है हाँ भाई गैस चल रही है और हमारा। You get this part? सो कैटलिस्ट Yes. क्या, माचिस ने क्या किया या लाइटर ने क्या किया, खाना बनाने में हेल्प नहीं किया। वो आके लड़ा और लड़के यानी कि आग लगा के चला गया, दैट्स इट। सो दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द रिएक्शन, दे ओनली आर इंक्लूडेड एज अ सबस्टिट्यूएंट एज टू डिक्रीज द एक्टिवेशन। अगर पहले रिएक्शन को लेट से 100 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए थी जहां पे अमोनिया गैस बनेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए, एक इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए 100 जूल्स लेट से एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे ही आयरन ऑक्साइड आया, उसने उस 100 जूल्स की रिक्वायरमेंट को कट डाउन करके 60 कर दिया या 40 कर दिया, तो वो फौरन से प्रोग्रेस हो गया। देन फिर आते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। सो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, this is very important, in a reversible reaction what is needed? Increase in temperature favors exothermic reaction, sorry, Mm. endothermic reaction, and decrease in temperature favors exothermic reaction. सो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर वापस जाएंगे अपने उसके ऊपर। लेट से देखो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना मैं एक बॉन फायर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई पार्टी सीन करते हैं, बहुत सर्दियाँ हो रही हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है भाई, आग लगा दी मैंने। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स के अंदर एक बीमारी ये है कि वो लड़ते बहुत हैं आपस में। तो अब उसमें लड़ना शुरू हुआ, वो लोग चलो भाई लड़ना शुरू हुआ। उसने क्या, वाले ने कहा भाई मैं अपने फ्रेंड को लेके अलग हो रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है भाई तुम भी अलग हो, तो चलो जाओ दफा हो। तो अब उन्होंने बराबर में अपनी आग लगा ली, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। अब गौर करना, उन्होंने अगर बराबर में अपनी आग लगाई है, तो अब उससे पता क्या होगा? उससे दो मसले मसाइल होंगे। एक ये होगा कि मैंने इतनी मुश्किलों से आग जलाई थी, जाहिर है लकड़ियों पे आग जलाई थी मैंने। मैंने कोई मतलब Mm. बर्नर पे तो आग नहीं जलाई थी। इट्स नॉट एन इजी जॉब। लेकिन इस आग के जलने से पता क्या होगा? मेरी वाली जो फायर है ना वो कम हो जाएगी। अब सोचो क्यों। तो इसके बहुत सारे रीजन है। एक छोटा सा रीजन ये है
कि भाई मेरी आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए थी, एम आई राइट? हम्म। उसकी आग को जलने की, जो कोई बिल्कुल Oh, साथ ही जल रही है, हम्म। बराबर में ही है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन है बहुत हम्म। ज्यादा तादाद में, बिल्कुल है, बट इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं आ रही आग के ऊपर कि हर जगह हर वक्त आग लगी, राइट? मेक सेंस? हम्म। दूसरी बात, जब मेरी आग जल रही थी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, हीट सराउंडिंग में रिलीज हो रही थी, ठीक है? उसने भी आग जलाई है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो भी हीट सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। तो आग हर तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंकेट से कवर्ड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, एक तरह का, मतलब फ्लेमेबल सब्सटेंस तो नहीं होती वो, तो फायर को सप्रेस करती है। तो हुआ क्या? हुआ ये था कि भाई अगर उनकी लड़ाई हो भी गई थी तो उनको कम से कम अपनी आग नहीं जलानी चाहिए थी, उनको इस, मतलब इसी रिंग में बैठना चाहिए था और इसी से अपना काम कर लेना चाहिए था, बिकॉज एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, उसके बराबर में दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा के वो उस रिएक्शन को सोच रहे थे कि बड़ा कामयाब होगा। उल्टा हुआ ये कि उनकी भी आग कम जलेगी, मेरी भी आग कम जलेगी। डू यू गेट दिस पार्ट? अनलेस दे चेंज Yeah. देयर लोकेशन कंप्लीटली, ये नई जगह पे जाके ये काम करना। तो अब आते हैं कि अगर एक रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, दैट रिएक्शन गिव्स अस हीट, राइट? वो हमें हीट देना Mm. चाहता है, हम पकड़ के उसी को गर्म करना शुरू कर दें, उसी को हीट देना शुरू कर दें, तो क्या होगा? तो वो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, वो रिएक्शन उस तरह से नहीं हो सकेगा जिस तरह से वो हो रहा था, क्योंकि वो हीट क्या कर रहा था? देना चाह रहा था। वी गेट दिस? एंडोथर्मिक Yes. रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। तो अगर मैं एंडोथर्मिक वाले को हीट दूंगा तो वो खुश होगा ना कि हाँ यार मुझे तो हीट चाहिए थी। यू गेट दिस पार्ट? Yes. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगता थोड़ा उल्टा है कि यार इंक्रीज इन टेम्परेचर कर रहे हो तो एंडोथर्मिक तो थोड़ा ठंडा वाला होता है। हाँ, तो ठंडा होने Mm-hmm. का क्या मतलब है? हीट फ्लोज इनसाइड द सिस्टम, heat goes inside, so it wants heat, that is why it is trapping heat from outside. So if you're supplying it with heat, it is more than happy. So if you're Right. doing the exact reverse, that you are heating up an exothermic reaction, you're exactly doing what the reaction wants, does not want you to do. Reaction wants to get rid of excessive energy, and you are again supplying that reaction with energy. So that's the problem. So if I talk about this ammonia process, what we see, temperature of 450 degrees Celsius. Now there is this, quite confusion in the students' mind. This is that 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हो और बोल रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, और बोल रहे हो टेम्परेचर कम होगा तो ही एक्सोथर्मिक का फायदा होगा। तो जरा ये भी तो साइंस समझाओ, ये कौन सी साइंस चल रही है? तो अब थोड़ा समझो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हीट रिलीज होती है, ओके? दैट मीन्स अगर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि मैं अमोनिया वाले कंटेनर को क्या करूँ? ठंडा करता रहूँ, उसमें से हीट निकालता रहूँ, ताकि क्या हो? ताकि वो हीट जो देना चाह रहा है, मुझे रिलीज करना चाह रहा है, वो मैं लेता रहूँ, और ज्यादा क्या रिएक्शन तेज हो जाए? फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाए। मेक सेंस? Mm. लेकिन Yes. ठीक है, मैं ठंडा कर लेता हूँ, ठंडा करने के साथ साथ एक और नुकसान भी होगा। क्या होगा? ठंडा करने के साथ साथ एक और नुकसान ये भी होगा कि टेम्परेचर जहां पे जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, अगर मैं उस टेम्परेचर से कम चला गया तो क्या ये रिएक्शन कभी होगा? नहीं होगा। तो रिएक्शन कराने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी तो होता है, राइट? तो इस कंडीशन में रिएक्शन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? दैट्स 400 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 450 डिग्री सेल्सियस पे रखा हूँ। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर थोड़ी रखा हुआ है, दैट्स द रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिलो दिस टेम्परेचर नाइट्रोजन वोंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। आई एम स्टैंडिंग एट व्हाट? 450 डिग्री सेल्सियस। So I am not at a very high temperature. I am just plus 50 degrees Celsius above what I am supposed to be. Make sense? Yes. So I'm not saying that I am heating this exothermic reaction. I've never said that. What I am doing is I am only maintaining a temperature of Mm. 450 degrees Celsius. That is it. Mm. You get this? Right. Yes. Then we have a process of pressure. So pressure के बाद में क्या होता है? Pressure, if we increase the pressure, so it favors the side with less volume. So increase in pressure favors the side with less volume. Now, what does that mean? Remember, we discussed stoichiometry and we talked about कि जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार मोल्स देख लो, वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 1 + 3, 4 लीटर। Mm. मेक सेंस? Sure. सो कैन आई से रिएक्टेंट का वॉल्यूम देखता हूँ और प्रोडक्ट का वॉल्यूम देखता हूँ तो आई सी दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद व्हाट? डिक्रीज इन वॉल्यूम।
Yes. So that is why very high pressure would favor this reaction. So मैंने कितना प्रेशर रखा हुआ है 150 एटमॉस्फेयर से 200 एटमॉस्फेयर, इट्स 200. वेरी हाई प्रेशर. जहाज के अंदर जब हम जाते हैं तो उसका जो हमें प्रेशर डिफरेंशियल फील होता है वो हार्डली 1.5 एटमॉस्फेयर का होता है. तो हमारी इतनी बुरी हालत होती है लैंडिंग में और टेक ऑफ में. तो सोचो 150 और 200 एटमॉस्फेयर कितना होता Yeah. है. You get this? Mm. So Yes. these are the conditions for maximum yield of what? अमोनिया गैस. अच्छा, अब अमोनिया से बना लिया. अब अमोनिया का क्या क्या करते हैं? तो अमोनिया से भाईजान फर्टिलाइजर बनाते हैं हम सबसे पहले तो. अब ये बायो की हो तुम तो मुझसे ज्यादा तुम जानते होगे. फर्टिलाइजर्स में जो है वो प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है और पोटेशियम चाहिए होता है. तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स होता है अमोनिया गैस. ठीक हो गई बात इस्तेमाल के फायदे. दूसरा ये कि भाईजान नाइट्रोजन बनाती है, अमोनिया गैस बनाती है. बनाना शुरू नहीं हो जाना. टीएनटी. टीएनटी पता है क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है. ट्राई नाइट्रो टॉलुइन गन पाउडर जिसे आप कहते हैं. धमाका फेज मवाद भी बनता है इससे. देन नाइट्रिक एसिड भी बनता है. तो ये सारी चीजें किससे बनती है भाईजान? अमोनिया गैस से बनती है. You get this? Yes. Let's proceed with contact process. Now, what is contact process? Making of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड को क्या भी कहते हैं? कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल. बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड. दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री में चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बगैर काम हो. स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर टू स्पेसशिप, हर चीज के अंदर वी वांट दिस. बनता कैसे सल्फ्यूरिक एसिड? तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की. तो सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है? इस तरह से की जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज व्हाट? इज अ रिवर्सिबल Agree. रिएक्शन. ठीक है, ये होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन. इसमें आप क्या क्या करते हैं? अगेन मैक्सिमम यील्ड की वही कंडीशंस रखते हैं. सो मैक्सिमम यील्ड की कंडीशंस क्या क्या रखते हैं? अच्छा, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम यील्ड की क्या कंडीशन रखते हैं? नंबर वन, टेम्परेचर रखते हैं इसका. अगेन 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस. और कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. और नंबर थ्री पे क्या करते हैं भाई? हाँ, प्रेशर रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर से 1.5 एटमॉस्फेयर. सो अब पहले तो वही बात है. टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक है तो मिनिमम टेम्परेचर ही 400 होता है. कराने के लिए इतना पड़ जाता है. प्रेशर हम क्यों नहीं ज्यादा बढ़ाते? तो प्रेशर हम इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ाते क्योंकि ये काम नेचुरल प्रेशर पे हो जाता है ऑलरेडी. तो हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई और हमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना चाहिए. दूसरा ये कि दिस रिएक्शन इज नॉट अ डिक्रीज इन वॉल्यूम रिएक्शन, इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम रिएक्शन. अगर मैं रिएक्टेंट के वॉल्यूम देखूँ तो कितना है रिएक्टेंट का वॉल्यूम? 3 लीटर्स. प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर. तो अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो हाँ, डिक्रीज इन वॉल्यूम ना. सही है, ठीक है. सो सॉरी, डिक्रीज इन वॉल्यूम. डिक्रीज इन वॉल्यूम है तो हम प्रेशर इसका क्यों नहीं बढ़ाते? हाँ, इसका प्रेशर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि SO3 इज एन एक्सप्लोसिव. फट जाएगा ये. यस. Mm. तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. डू गेट दिस? Yes. अच्छा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ बना है? तो वो बना तो नहीं है, बना देते हैं आपके लिए. सो SO3 को हम रिएक्ट करवाते हैं फिर H2SO4 से. अब ये बहुत चैलेंजिंग होता है कुछ बच्चों को समझाना. तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है H2S2O7. इसको हम कहते हैं Oleum. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. क्या कह रहे थे आप? Pyrosulfuric acid. यही Wasn't it called oleum? सॉरी. Oleum. It's also called oleum, I guess. Oleum is basically I need to get back on that. एक मिनट. Oleum I think H2SO4 को कहते हैं शायद. I think. Let me see. Oil of vitriol. Assalamu alaikum, Mariam. Can you hear me? Assalamualaikum. Yes, I can. That's
So we started up at 6:30, so you're a bit late and we are in the mid of something. So I'll share the recording with you, okay? All right, thank you. So that's oleum, okay? So Iman, आप सही कह रहे थे, this is oleum. Now we dilute this up. H2S2O7 is then reacted again with water, and what we have is H2SO4. That's what we say a fuming sulfuric acid. जो हम बनाएंगे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का जो है ना वो एसिड होगा, और वी वुड बी सेलिंग इट टू डिफरेंट ऑब्वियसली कस्टमर्स. अच्छा, तो अब इसमें एक और क्वेश्चन भी टेक्निकली बनता है, वो पता है क्या बनता है ईमान? वो ये बनता है कि ये कहाँ से आया. थिंक व्हाट आई एम सेइंग. So So question, it's from already made. we started up with preparation of H2SO. So question is we need to prepare H2SO4. तो पहले से H2SO4 कहाँ से आया? It's stored in a container. नहीं, The already made H2SO4. let's rephrase this. मुझे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ. मैं पहले से कहाँ से लेके आया हूँ? SO3 तो मैंने बना लिया, ठीक है, SO3 तो बन गया, बट H2SO4 में कहाँ से लाया? मुझे H2SO4 तो फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए. तो अब इसको समझने के लिए इसका सीधा सा जवाब देता कि सर आप किसी दूसरी फैक्ट्री वाले से लेके आए जाके. Okay. या Yes. एक सोर्स हमने पढ़ा था जहां पे हमने कहा था कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहां पे क्या बनता है, SO2 बनता है, और वो एनवायरनमेंट में जाता है तो क्या बनता है, H2SO4 बनता है. रिकॉल दैट. Yes. दैट मीन्स दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के एक से ज्यादा तरीके होंगे. Mm-hmm. तो हम उसमें से कोई एक यूज करें जिसमें हम H2SO4 को जो है वो बनाना चाहते हैं. तो हमने कहा कि फिलहाल H2SO4 को बनाने के लिए हम थोड़ा सा पहले वाला लिखा. अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, हम ये करते हैं कि जब हमारे पास SO3 अवेलेबल होता है ना, तो हम SO3 को जब मिक्स करते हैं H2SO4 से, तो हमें H2SO4 की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है. यानी कि किया ये जाता है कि SO3 का पूरा एक टैंक होता है जिसमें SO3 को मेक किया जाता है, बनाया जाता है, रख दिया जाता है. उसके ऊपर पता है क्या किया जाता है? उसके ऊपर 1 मिलीलीटर स्प्रे किया जाता है फॉर एवरी 1 टन ऑफ SO3. अब सोचो मैं क्या कह रहा हूँ. 1 milliliter of H2SO4 while absorbing SO3 form how many tons? So it forms 1.00001 tons of H2SO4. ये मैजिक होता है. ये मैजिक कैसे हुआ है? बेसिकली मिलीलीटर इज एक्सपोनेंट -3 लीटर्स. तो टन होता है इतने ज्यादा, तो इतना ऑलमोस्ट 1 टन ही बनता है H2SO4. तो होता ये है कि थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये तो केमिस्ट्री की एग्जांपल है, थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसको आसान करके समझते हैं. एवर फॉर्म्ड योगर्ट इन योर होम? Ever? योगर्ट घर में बनाइए कभी? Yes. My mother has, not me. आप मुझे बताओ अम्मी कैसे बना. I don't remember the process. So the process is very simple. We need to heat up milk, not boil it up, heat it up, and then we need to condense it. So बाजार से मिल्क लेके आते हैं, ठीक है, उसको कंडेंस करते हैं, उसमें से सारा मॉइस्चर उड़ा देते हैं, उसको हीट करते हैं एट लोअर टेम्परेचर, मतलब हीटिंग के लिए छोड़ देते हैं ना उसको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जहां तक उसका कलर थोड़ा सा येलो ना हो जाए. सो वाइटिश ग्लो उसका जैसे ही खत्म होगा, येलोइश होगा, हम उसका जो है ना बर्नर बंद कर देंगे. वंस दिस इज डन, अब क्या करते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड अप विद 1 लीटर ऑफ मिल्क. तो अब जाहिर है जब हीट करेंगे तो उसमें से वाटर वेपर्स उड़ जाएंगे. सो लेट्स से मेरे पास 500 मिलीलीटर ऑफ कंडेंस मिल्क बचा, 500 मिलीलीटर उसमें से पानी उड़ गया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पुराना जो घर में कहीं से योगर्ट आया होगा ना, उसका थोड़ा सा उसमें मतलब एक चम्मच ले लो, 1 ml ले लो, वो डालूंगा, योगर्ट मिक्स करूंगा मिल्क में. यू गेट माई पॉइंट? Yes. पुराना योगर्ट चाहिए मुझे, यानी कि मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे घर में योगर्ट ही नहीं है तो मैं योगर्ट बना लूँ. मुझे योगर्ट चाहिए कहीं से भी, कैसे भी करके मैं लाऊंगा. वो योगर्ट का लेट से 1 टेबल स्पून रखूंगा, और वो इस मिल्क के ऊपर मिक्स कर दूंगा अच्छी तरह से, और इस मिल्क को ओवरनाइट या 4 to 5 आवर्स के लिए सेटल होने छोड़ दूंगा रूम टेम्परेचर पे. तो आफ्टर 4 to 5 आवर्स जिस बाउल में मैंने ये डाला हुआ होगा वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? योगर्ट में.
Now you get it. मैंने 1 टेबल स्पून योगर्ट से कितना ml योगर्ट बनाया? 500 ml. Is this clear? Yes. So this process is fermentation. In fermentation, what happens? Bacterial multiplication happens. Same happens with yeast formation. Same happens with juice formation. Same happens with the citric acid formation. Same happens with different fluids we use in our food stuff and all. Same happens with again in wine making and medicine making and all. तो हम थोड़ा सा कंटेंट एक चीज का लेते हैं और दूसरे से बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं. अब जब मेरे पास H2SO4 बन गया थोड़ा सा भी, तो अब मैं H2SO4 को हमेशा सारा का सारा सेल आउट नहीं करूंगा. अब इसमें से थोड़ा सा मैं हर दफा बचा के रखूंगा ताकि मैं रिवर्स साइकिल जब रिव्यू करूँ तो उसमें मेरे पास ये बनना हो. You get this? Hmm. Is this clear? Any question in your mind? Yes. Not really. That's good. So with this ends the formation of sulfuric acid and as well as ammonia gas. अब The मुझे uses. इसी सीक्वेंस में क्या बताना चाहिए तुम्हें? इसी सीक्वेंस में we need to discuss the uses of H2SO4. जहां पे मैंने शुरू किया था, तो I talked about कि H2SO4 is an industrial acid. किसी भी मुल्क की दुनिया में अगर हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अंदाजा लगाना होता है तो we focus on कि उसकी एनुअल H2SO4 कंजम्पशन कितनी है. तो H2SO4 दुनिया की हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है. H2SO4 may be used in car factories, paints. It is used in tire Yes. manufacture. तो जो भी तुम्हारे जहन में कोई भी फैक्ट्री आएगी ना, सीआई कैन एक्सेप्ट दैट. दे कैन नॉट डिनाई इस कि यार ये तो इसमें तो यूज ही नहीं होता. वार्निशेस, आप कुछ भी यूज अपने पास से भी लिख सकते हैं. टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन अस मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स. इसमें हम मेटल पैकिंग की भी बात करते हैं, इसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की भी बात करते हैं, एज एन इलेक्ट्रोलाइट भी यूज हो रहा होता है. तो इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट. वी गेट दिस? वी गेट दिस? Yes, sir. Okay. So now we are left with one of the topics in inorganic. वो है chloride formation. तो salt analysis मुझे तुम्हें कराना है. बाकी फिर we'll start up with physical and inshallah then we'll move on to organic. ठीक है? Okay. So Okay. we can end this and we'll proceed with the next classes in later on. अच्छा, Mariam, you stay in the meeting if she's here. Sorry? Yes, I am. Yeah. Iman, beta, you can leave this meeting. Okay. Okay. Allah Hafiz, sir. Thank you. Yeah. So, Mariam, have you ever studied AS chemistry before? या आपने मतलब from scratch करना है, या tell me something कि कहाँ खड़े हो, कहाँ से जाना है, क्या क्या करना है? I have studied AS chemistry before, but the thing is that I didn't really go that much in depth. I've done like 1 month or so, which was like 2 months of courses, and they were pretty much like kind of skimming over things. So that's why I kind of want to start from scratch so that I can touch up on things which I'm not really like good at, for example. Yeah, okay, that's good. So, are you a private candidate or you're a college name candidate? I am a private candidate. That means you are available in morning time too, right? No, the thing is that I also actually work part-time as well. So that does take up a bit of my time. So for that reason, I am usually available. I can either do like the nighttime, preferably like after 10 perhaps, or alternatively, you can just tell me a time that you're available at, and then I can look into that. So, if I talk about your availability in weekdays, it starts after 10 a.m. in the morning. 10 p.m. The thing is, 10 p.m. I in the work morning. at 10 p.m. in the nighttime. काफी ज्यादा मेहनत वाले काम कर रहे हो आप, नहीं? The thing is, do you know about IBEX by any chance? IBEX, yeah, I know. Yeah, so I work over there, so their schedules can be a little bit like they can be a little bit accommodating. So if, for example, you're only available in the evening time, perhaps like after 6 p.m. or something, then I can talk with my managers to like give me a different shift. So your working shift starts at what time? It ends at 10 p.m. I get that part. What time do you go right now?
Recently, it's been from 11 in the morning until 8 in the nighttime. So usually, like by the time I get back home, it's like around 9. So if I So keep a class before 11 a.m. in morning, would you be able to take that? not at 11 a.m. in the morning, because at Before that time I 11. will already be at work. Before 11. Maybe 9, Before maybe 9:30. I usually have to leave my home at around 9 in order to get to work. So Okay. Okay. So the yeah, only option I have is late at night after 10. That's good. yeah, That's either because late. I also am available right after that time only. तो ये बताओ कि फिर what about weekends? On the weekends as well, it's pretty much the same. So you work 7 days a week. I was scheduled today and tomorrow, but I'm gonna be off on Thursday and Friday. So you do have weekends, right? Yes, yes. तो मुझे अगर तुम वीकेंड वाला अपना टाइम स्लॉट दे दो, इज इट ऑलवेज ऑफ ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे और इज इट बेस्ड ऑन यू व्हेन यू वांट टू हैव योर वीकेंड? उसमें No, मैं it बता दूंगा basically varies depending on my management. So right now I've gotten Thursday and Friday for this week. On the days that I'm off, I can do anytime. So Iman, that was the child that was in my class right now, used to take classes on Monday, Wednesday morning time. So I'll have to ask her if she's willing to shift it to after 10. So then I'll add you in my WhatsApp group. So yeah, and then we'll be planning on this. If we talk about physics, so physics is very lengthy subject for AS, और उसके लिए मुझे टाइम काफी चाहिए होगा और तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि इट्स you are going to appear for your exams in May, June, right? Yes. It's a very short time. So I at least have to spend, 4 hours or 3 hours with you in physics. Chemistry is basically far more easier and shorter, so we can cover that up few for a few classes. I'll share the recordings with you, and then you can watch them up and you can reach out to me कि सर जो भी समझ में नहीं आया, you can tell them. लेकिन For के लिए आपको recordings का कोई फायदा नहीं होगा. फिजिक्स के लिए you have to actually take the live class. Okay, for the class timings, things I can actually also go for. I do have an option to go for a shift that will end earlier. So if like the timing is an issue, then you can, like I said, you can let me know of the available time for the class, and then I can kind of work according to that as well. Okay, so I want you, to arrange a schedule in such a way that on maybe Thursday, I'll take your class after 10 p.m. So class might be, a bit, longer session. And I want you to be available on Saturday and Sunday so that, whenever I'm taking my class, you can join it. Would you be able to manage that Saturday, Sunday after 6 p.m.? Okay, yes, I do think that I should be able to manage that. So अब आप ये जब भी कर ले, do let me know, and then I'll schedule it accordingly. All right, yeah, so it would just be best if you can give me the class timings, and Okay. then I can just confirm with you. Yeah, okay. I'll share the written schedule with your mother, and then you can get back to me, okay? All right, that'll be great. Okay. So we can end this. Thank you so much. Thank you, Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz.